अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक हैं? तो ये हमारी आज की पहली वीडियो होने वाली है। मतलब आपके चैनल की पहली वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपना चार्ट एनालिसिस बिटकॉइन के चार्ट पे। तो मेरा जो एक तरीका है वो मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल हायर टाइम फ्रेम से। लाइक अगर अगर तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि अभी बिल्कुल भी क्या चल रहा है। वैसे तो मुझे पता है कि अभी क्या चल रहा है, लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है, मतलब कि जो बस ऐसे ही आके चार्टिंग कर देते हैं, ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, तो उनके लिए ये स्टेप लाज़मी है। मैं आ गया हूँ अपनी बिटकॉइन के मंथली चार्ट के ऊपर। ये मंथली का टाइम फ्रेम ओपन है और यहाँ आप देखें तो मेरे पास मैं यहाँ से लूँगा एक ले टूल और 18 का जो हाई था, 18 का जो हाई था वहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगा और आगे इसके हाई से कनेक्ट चलती है। इसको ज़रा मैं सेट कर लेता हूँ पहले। अच्छा, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है मतलब कि टॉप डाउन एनालिसिस होता है, वो मैं हमेशा हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी मंथली चार्ट के ऊपर एक रे टूल का यूज़ किया है। इसमें मैंने सिर्फ़ अपना बिटकॉइन का हाई टू हाई मार्क किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक हमारा पहला हाई हो गया, यहाँ पे दूसरा हाई है और इसी तरह से ये हमारा तीसरा हाई है, जहाँ से कुछ ही दिन पहले ही मैंने यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ली है। तो आप देख सकते हैं उसकी कितनी एक्यूरेसी। बाकी आगे चलते ही आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है। अच्छा, बैकग्राउंड में ज़रा नॉइस आ रही होगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ज़रा इग्नोर कीजिएगा। बाकी रिमूव करने की कोशिश करें कि हो सकता है अच्छी बाकी हो जाएगी रिमूव। बाकी देख लीजिए आप, बाकी बाकी जो भी बचती है आप उसे इग्नोर कर दें। तो हायर हाई को मार्क करने के बाद मेरा जो दूसरा काम होता है वो है लोअर लोज़ को मार्क कर। मेरी स्ट्रेटजी में क्या होता है, मैं किसी भी कैंडल को इंटरसेक्ट नहीं होने देता अपनी ले टूल के आगे, ठीक है? तो मैं ऐसे लाइन्स लगाता रहूँगा जब तक मुझे कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिखता कि भई इसके आगे कोई और कैंडल्स को टच नहीं किया जा सकता, वहाँ तक मैं करता जाऊँगा। अभी जैसे जैसे कि मंथली के चार्ट में मेरी सारी हो चुकी हैं, जितनी भी लाइन्स बनती थी वो मैंने लगा दी। अब मैं जाऊँगा वीकली चार्ट। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊँ तो कुछ मंथ्स पहले की बात है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होने दी और ये मैंने असल में की हुई थी अपने टाइम फ्रेम के, मतलब कि अपनी चार्टिंग में ये मैंने इसको यूज़ किया था। और यहाँ से आप देखो ये जो मैंने मार्क किया है, हाई टू हाई जो मैंने मार्क किया है, ये बिल्कुल जब प्राइस ने मंथली क्लोजिंग ऊपर दी, जब प्राइस मंथली क्लोजिंग ऊपर दे दी तो यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया और तकरीबन 1 से 2 मंथ पंप किया ही। ये भी एक वीक ही लगाई है, लेकिन थर्ड मंथ उसने पंप किया है। अगली बार जब उसने रिजेक्शन लिए तो इसके छोटे टाइम फ्रेम पर अच्छी खासी यहाँ पे पोज़ीशंस ओपन हो सकती है, ठीक है। मेरा एनालिसिस इसी तरह से चलता है। इसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि यार पुरानी लाइन्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो एक बार क्रॉस हो गई तो बस हो गई। उसके बाद उसके दूसरी बार क्रॉस होने का कोई मतलब नहीं। वो फिर किसी काम की नहीं रहती। आइए मैं चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ बनता है कि मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये वाली तो वैसे क्रॉस हो गई थी, उसका कोई मतलब नहीं होता अभी इधर कि एक लाइन जो अभी मुझे नज़र आ रही है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और हाँ, मेरी स्ट्रैटेजी में विक्स टू विक्स कनेक्ट होके और विक्स भी इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए बीच में, कि एक विक जो है लेके बाहर निकल गई फिर वापस अंदर नहीं चली गई, वो काम नहीं होती ले, ठीक है ना? जैसे कि लेट्स से मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ कि मैं करता हूँ यहाँ से, कि भई मुझे इसको चूज़ करना है। बीच में अगर आप देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगी बीच में,
क्रॉसिंग आ रही है, विक इसके आर पर गुजर चुकी है। ये मेरे अगर ऐसा कहीं भी सीन हो रहा है तो मतलब कि मैंने ड्राइंग गलत की हुई है, ठीक है। तो ये है, मैं इसको अगर उस समय मैंने किया होता तो मैं इसको इस तरह से काम करता। एक पहला टच हमारा यहाँ पे हो जाता है, दूसरा टच यहाँ पे, और तीसरे टच पे मार्केट यूजुअली पंप करते हैं, या अगर ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे हमें एक रेड क्लोजिंग के बाद नीचे विक्स दिखी थी, क्योंकि ये वीकली का टाइम फ्रेम है। याद रहे, वीकली के ऊपर आपने कभी ट्रेड नहीं लेनी होती, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप देखो कोर आर्म में या वन आर्म, तो वहाँ पे आपकी एक पोजीशन बनती थी तकरीबन, ये कोई 79,000 से लेकर मार्केट गई थी 75 तक। एवरेज लगा लो 75 तक, वैसे तो 780 तक गई है, लेकिन आप एवरेज से मिल लो कि 75 तक मार्केट पे है। तो मेरी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से वर्क करती है। इसको मैं डिलीट करके ज़रा सही से लगा देता हूँ कि मैं ये का टू यहाँ पे लगा दिया है। अब और इसको सही से अटैच कर देता हूँ कि पीछे से कोई गड़बड़ नहीं हो, बस ये कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ से इसको अटैच करना पड़ेगा, नहीं तो आगे ये मसला पड़ेगा वही। परफेक्ट। जैसे कि अभी हमारा जो है वीकली का टाइम फ्रेम पूरा हो चुका है। एक एक वे लाइन यहाँ से बनती थी जो कि पहले ही क्रॉस हो चुकी है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब इसका आप यूज़ नहीं कर सकते। इसको मैंने डिलीट कर दिया। मैं चलता हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पर ज़रा देखें तो इधर, और हमने स्टार्ट भी वहीं से करना होता है जहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट टच हुआ होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से यहाँ तक लगा दी, या फिर इसको यहाँ पे कर लूँगी भी ब्रेकआउट हो चुका है, ये गलत तरीका हो जाएगा। पीछे से लाइन करेक्ट सही से नहीं होगी। उसको मैंने डिलीट कर दे, इनका दोबारा यहाँ से पिछली, याद है, रे टूल का इस्तेमाल वहीं से करना है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका वही होना चाहिए जो आपकी पिछली रे का सेकंड या थर्ड पॉइंट होता है। मतलब कि लास्ट पॉइंट जो आपका पिछली रे का होगा वो आपकी अब वाली रे का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। कन्फ्यूजन हुए तो आप दोबारा से वीडियो देख लेना, और चार्ट को अपनी तरफ से रिसॉल्व करके देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। देखो, ये वाली लाइन तो क्रॉस हुई हुई है। अगर उस वक़्त मैं जैसे लगा रहा था ना, उस वक़्त ये इस तरह से नहीं, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर तो मैंने उस वक़्त इस तरह से लगा ली होती, फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर मैंने इस तरह से लगाई होती तो यहाँ पे क्या होता? यहाँ से यहाँ तक गैप दिख रहा है, हल्का-सा दिख रहा है। लेकिन ये है रे रूल, ये इनफ़ाइनाइट लेंथ होती है इसकी। अक्सर आपको पता ही होगा कि अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो आपको इसके टूल्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए लाज़मी। तो इस तरह से जो है, अभी यहाँ पे माइनर सा चेंज है, लेकिन अगर ये होता कुछ किसी और पॉइंट से होता, ये तो इत्तेफ़ाक़न यहाँ पे सेट हो रहा है, लेकिन ये पूरा सेट नहीं हो रहा। इसमें जो गैप आ रहा है ना, ये आपको मुश्किल कर सकता है लोअर टाइम फ्रेम पे। ये डेली का टाइम फ्रेम है अभी तक। तो इस तरह से आपने वर्क नहीं करना, मतलब कि जो रूल है, रूल के बेस पे आप ट्रेड करोगे, रूल के बेस पे आप चार्टिंग करोगे तो आपका चार्ट एनालिसिस ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद ये तो हो गई है, ये तो हो चुका है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमारा लो रहा है, अभी तक जो हमारा लो रहा है वो ये है। अच्छा, ये भी जो है वो इमैच्योर है, ठीक है। एक कन्फर्म लो में और इमैच्योर लो में, आप इसको लो और हाई भी दोनों बोल सकते हो। जैसे कि इस अगर मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका उल्टा भी हो सकता है, कि जैसे अभी मैं लो की बात कर रहा हूँ तो उसका हाई भी आप समझ सकते हो, अपनी तरफ से समझ लेना। इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए।
अच्छा, तो मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। आगे हाँ, मैं बात कर रहा था यहाँ पे इनविच की, देखो। तो ये है हमारे पास एक, अभी अभी तक का जो हमारे पास लो है वो ये है, ठीक है। लेकिन मैं इसको अभी तक इमेच्योर क्यों बोला? क्योंकि ये देखो, अगर कुछ तकरीबन 1 हफ्ता पहले या तकरीबन 8-9 दिन पहले अगर मैंने ये टूल मार्क किया होता, तो मैं इसको इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पे बात कर रहा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो आपको कर्नल्स नज़र आ रही है, ये है, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। इन कैंडल्स में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। हमें जो चाहिए होता है वो इस तरह का मूव होता है। जब इस तरह का मूव आपके सामने आ जाए तो वो होता है एक कन्फर्म, और ये जो होता है वो एक इमेच्योर मूव होता है। मैं इसको इमेच्योर बोलूँगा, आपकी जो मर्ज़ी है वो बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अचानक चार्ट एनालिसिस कैसा रहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ऑब्ज़र्वेशन कैसी है वो आप पे डिपेंड करता है। अक्सर लोग जो है वो बॉडी टू बॉडी भी मार्क करते हैं, मैं विक टू विक मार्क करता और उसको इंटरसेक्ट नहीं होने देते थे। ये मेरा मेरा चार्ट एनालिसिस का पहला टूल था। इसके बाद चलते हैं, अच्छा ये तो हो गया हमारा इमेच्योर, और यहाँ से एक और मार्क करते हैं इसको। अभी तक जो बैठ रहा, फिलहाल ये दोनों इमेच्योर हैं कि भाई अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अभी आप ट्रेड नहीं ले सकते। अभी यहाँ पे देखो ना, मूवमेंट ही नहीं है। जब तक हमारे सामने एक वेव नहीं बनती, याद रहे, जब तक हमारे पास एक ठीक ठाक वेव नहीं बनती तब तक वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, तो चलते हैं इसी तरह से हम कोरा में। आप इस टूल की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका चार्ट एनालिसिस उतना अच्छा हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशन कितनी, आपने प्रैक्टिस कितनी की हुई है। अच्छा, कुछ लोग होंगे ना, वो ना यहाँ से वॉल कर देख, यहाँ से, ठीक है। ये हमने काम नहीं करना। ये देखो यहाँ पे दिख तो रहा है, यहाँ पे क्या 4 आवर के हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट आई है, यहाँ पे मूवमेंट आई है। लेकिन आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले सकते। हाँ, इसके अगर तो आपने किया हुआ शॉर्ट, और अगर ये ब्रेक हो जाती है, मान लो आपने यहाँ से किया हुआ था शॉर्ट, अगर ये ब्रेक होके ऊपर क्लोजिंग दे दे, अगर ये ब्रेक होके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ये ब्रेक होके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो आप अपनी पिछली ट्रेड को बंद कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपको एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है, ये होता है एक स्टीपल लाइन, ठीक है। स्टीपल लाइन का काम सिर्फ इतना होता है कि आप ये ट्रेड क्लोज करवा सकते हैं, ना कि एंट्री दिलवा सकते। याद रहे, एंट्री क्राइटेरिया आपका हमेशा अलग होना चाहिए और एग्जिट क्राइटेरिया हमेशा अलग होना चाहिए। यूँ नहीं कि आपका आपका ब्रेकआउट हो रहा है, आपने एंट्री ले ली है, आपका फिर से ब्रेकआउट हो रहा है, आपने बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता। देखना पड़ता है कि अभी ये जो मैं टूल यूज़ किया है, रे टूल, ये जो रे लाइन ट्रैक, आप इसको पेन लाइन भी बोल सकते हो, रे लाइन भी बोल सकते हो, जो मर्ज़ी आप इसको बोलो। अगर ये स्टीपल लाइन है तो आप और अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ से अगर आपने कहीं से शॉर्ट किया हुआ है, इसके ब्रेक होने के बाद जब क्लोजिंग दे दे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो इसने क्लोजिंग नहीं दी ना, यहाँ पे तो सिर्फ विक्स है। यहाँ पे जब इसने ठीक-ठाक वो क्लोजिंग दी है, तब आपने अपनी शॉर्ट की पोज़ीशन को बंद कर दिया है। अपना टेक प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाना है मार्केट से, ठीक है। बाकी एंट्री वाला भी मैं बताऊँगा, एंट्री किस तरह से लेना है वो भी बताऊँगा आपको। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। तो अभी जो है 4 आवर के हिसाब से अभी तक यही बन रहा है। 1 आवर में देखिए कुछ टाइम
अच्छा, लोअर टाइम फ्रेम पे आगे ना अपने हायर टाइम फ्रेम वाली मेरे लाइंस को अपने एडजस्ट करते रहना होता है। ठीक है। बस ये आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है। 1 आवर के हिसाब से ठीक है, यहाँ सपोर्ट पड़ सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी हैगा। मैं ज़रा आपको अभी माउंट करके देखा था। ये रहा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, फिजी। हम जो नदी इसको बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है, फिजी का बस दोनों ये इधर। और ये है सेंटर का सेंटर का ये बोलो। सेंटर का नहीं, लोअर का एरिया है हमारे पास। आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के यूज़ करना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपका अपना होता है और लॉस प्रॉफिट भी आपका अपना होता है। यहाँ पे मैं जो भी शेयर करता हूँ वो अपने एनालिसिस होते हैं, मेरे अपने थॉट्स होते हैं। वो फेल भी हो सकते हैं, वो प्रॉफिट भी दे सकते हैं, वो लॉस भी करा सकते हैं, आपका अकाउंट डबल भी करा सकते हैं, आपका माइनस भी करा सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी अपनी होती है भाई। अगर आप एक ट्रेड में अपना 50% ले रहे हो, अगर और तुम कैसे वही वाली ट्रेड आपकी आपको प्रॉफिट दी जाती है, आपका अकाउंट ये 150 टू 200% के ऊपर जाता है। फिर आप एक दिन अपना अकाउंट वॉश कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है, आप एक दिन अपना अकाउंट वॉश कर लो। रिस्क मैनेजमेंट आपको अपनाना चाहिए। आप नहीं जानते आपके पास कितना पैसा लगाने को है, कितना पैसा खोने को है। तो हर कोई अपने हिसाब से देखता है। वैसे तो जो रूल होता है ट्रेडिंग में, वो होता है 1% का। रूल होता है ओनली 1% रिस्क होना चाहिए आपका। आप मतलब कि आपका जो एसएल है, उसमें आपके वॉलेट साइज़ का ओनली 1% रिस्क होना चाहिए। और अगर आपको फुल कॉन्फिडेंट है, आप एक अरसे से ट्रेड कर रहे हो, हाँ, आप लो 2% रिस्क लो, 3% रिस्क लो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लो। इससे ज़्यादा नहीं लेना। आपको लगेगा कि अब मैं प्रो हो चुका हूँ, लेकिन आप वहीं पे मिस्टेक कर दोगे। जैसे ही आपने रिस्क बढ़ाया, वहाँ पे आपका अकाउंट माइनस। ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा आज का चार्ट एनालिसिस बिटकॉइन में। मैं इसका एरिया मार्क कर देता। फिलहाल तो ये सपोर्ट दिखा रहा है। और अच्छा हाँ, पर्सनली पर्सनली अगर तो मैं यूज़ करूँ सिर्फ रिलायंस का, तो रिलायंस का मैं ना इस तरह से यूज़ करता हूँ कि ये रिवर्सल में इनका मैं यूज़ नहीं करता था। इनका यूज़ करता हूँ मैं ब्रेकआउट में। ठीक है, ब्रेकआउट में। जैसे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करी है। ठीक है, इसको एडजस्ट करना चाहो तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, इसलिए पीछे तो कोई पॉइंट नहीं है, ये तो हमने अभी अभी मार्क किया है। ठीक है। अगर मान लो पीछे कोई कैंडल होती, मान लो ये मूव यहाँ पे नहीं है, ये मूव है कुछ इस तरह हुआ। ठीक है, यहाँ पे टच करके मार्केट वापस से नीचे गिरी होती, फर्ज कर लो, तो मैं क्या करता? मैंने इस वे को मैंने इस रे को यहाँ पे लगा देना था। ठीक है, ठीक इसी जगह पे लगा देना था। मार्केट एक बार रिवर्स कर गई। ठीक है, ये दूसरी बार नीचे से सपोर्ट बना के आई। ये दोबारा इसको टेस्ट किया। मैं इस पॉइंट पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करूँगा। ये रेल लाइन्स स्ट्रेटजी का रूल है कि इनको इस तरह से यूज़ नहीं किया जाता है, इनको सिर्फ यूज़ किया जाता है ब्रेकआउट पे। ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है ब्रेकआउट में। जैसे कि मैं आपको ज़रा पीछे लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको समझ आएगी सही से। हाँ, ये रहा हमारे पास एक पॉइंट।
या मैं इसको ज़रा आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये क्या? यहाँ बताओ मैं कोई रेड नहीं। हाँ, ऐसे ही कहोगे ना? पता यही करने रखे मैं वाले। अच्छा हाँ, नीचे से भी एक लाइन का होना लाज़मी है, ये स्पेलिंग में आता है। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी जो है, एक दिन इसकी फुल में वीडियो अपलोड करूँगा, 0 टू 100% कि इसमें किस तरह से वर्क किया जाता है, किस तरह से आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी होती, ठीक है? क्लोजिंग तो मैंने आपको बताया क्लोजिंग पे ट्रेड लेनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। इसका एक रीज़न है, क्योंकि हमें नीचे से सपोर्ट नहीं मिल रही, हमें नीचे से सपोर्ट नहीं मिल रही, ठीक है? मैं आपको ये यहाँ पे लगा के दिखाऊँ, ये देखो, आप कहाँ पे ट्रेड लोगे? हाँ, यहाँ से लॉन्ग करोगे? कहाँ तक जाओगे फिर? मान लो आपने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया और अक्सर लोग कैंडल के फिगर कैंडल के नीचे एसएल लगा लेते हैं या फिर स्विंग के नीचे एसएल लगा लेते हैं। आपने स्विंग के नीचे लगा लिया, मान लो फ़र्ज़ कर लो, इसका आप टीपी कहाँ तक रखोगे? टीपी आपका किधर होगा बेसिकली? कहाँ तक इसको लेके जाओगे? आपको पता है ये मार्केट 1,25,000 तक जाएगी? नहीं पता ना? तो कैसे लगोगी इधर फिर? अच्छा, तो यहाँ पे हमारा होता है जितन जैसा एसएल होगा वैसे टीपी होगा। मतलब हमारे पास टीपी को इतना टीपी ये एक अलग स्ट्रेटजी है, वो मैं दोबारा रिवील करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। देख जैसे ही अपने सब्सक्राइबर्स इनक्रीज़ हो जाएँगे, अपनी वीडियोज़ तो ये ऊपर तक जाने लगी, मैं ये स्ट्रेटजी आपको एक साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है? कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये था हमारा आज का डिस्कशन का चार्ट एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक ठीक। तो ये गाइस ये था हमारा आज का बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हाँ, मैं जाते साथ कुछ और भी देखता चलता, क्या पता कुछ देखने को मिल जाए। इथेरियम पे क्या हाल चल रहा है। और हाँ, ये कमेंट में आज अच्छा हाँ, ये देखो, अगर आपको मेरी स्टोरी फेक लगे, आपके सामने मैंने गलती से ये वाला चार्ट ओपन कर दिया, गलती से। ठीक है? ये हमारा बहुत पुराना चार्ट है। देख सकते हो आप, मैंने अब देख सकते हो कि मैंने कितने एनालिसिस किए नहीं थे। ये ब्रेकआउट होता ना मज़े का होता, नहीं तो ये होता। ठीक है? अब इसमें आपको मैं क्या समझाऊँ, सर ड्राइंग ली पड़नी पड़ेगी। इसको हम रखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और हाँ, कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको कौन-सा चार्ट एनालिसिस चाहिए, वो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपने सही मार्क किया है कि मार्क नहीं किया। ठीक है? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने में मुझे कॉइन्स ला के देते हो। जैसे फ़र्ज़ कर लो आपने सोलाना दिया, एक्सआरपी दिया, 10 कॉइन दिया और डॉज हो गया, एक्सआरपी हो गया, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया। और हाँ, गोल्ड की थोड़ी-सी अलग हो सकती है, अ, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। ठीक है? एक बार बीटीसी को देख के चल अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई वैसे, मुझे लगा नहीं था पहली वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, फिर भी देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो। ठीक। अच्छा, ये एसएमसी वाले जो रहेंगे वो यहाँ से लॉन्ग करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी में जो आता है, जो कुछ अलग आता है। थोड़ा-सा आपको क्लिप दिखाता चलता हूँ, फिर बंद करते हैं वीडियो को, ठीक है? ज़रा इसको ओपन होने देते हैं।
थोड़ा-सा टाइम लगेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर वगैरह सब कुछ कर देना। न्यू चैनल आए ना आपको अच्छा लगेगा और आगे आपको और भी स्ट्रेटजी देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पर, कैसे शार्ट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना? आगे हम लिक्विडेशन हीट ऐप ये मेरा फेवरेट टूल है। एक ये टूल, एक ये लिक्विडेशन हीट ऐप, मज़ा आ जाता है भाई इसको करके। यहाँ से जो प्रेडिक्शन निकलती है ना, नेक्स्ट लेवल की होती है। और हाँ, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। हीट मैप को आप बिगिनर्स यूज़ नहीं कर सकते। वार्निंग है आपके लिए। आप इसको खिला-वजह यूज़ नहीं करेंगे। इसकी इस इसकी इसके इसको समझने के लिए अलग से मेथड्स होते हैं। इसकी प्रेडिक्शन करने के लिए अलग से मेथड्स होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि यानी मैं बता सकता हूँ ये कहाँ से अब जैसे मान लो ये चार्ट चल रहा है। मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से उठी तो कहाँ से रिजेक्ट होगी। अगर नीचे गिरती है तो कहाँ से फिर से रिवर्स होगी। ठीक है ना? ये बात होती है और ये जो कैंडल आई है ना बड़ी वाली, ये मैं बात आपको रिवील करूँगा, अभी नहीं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मुझे यकीन नहीं था इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।